नमस्कार दोस्तों, आज फिर प्रकाश सर जी के ग्रुप पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन हो। आज देखो अपने राजस्थानी साहित्य को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। राजस्थान की सभी भर्तियों के अंदर यहाँ से बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं और स्टूडेंटों से प्रश्न सही नहीं होते। उसी को लेकर अपने इस पीडीएफ से राजस्थान का साहित्य नाम का चैप्टर जो है वो कवर करेंगे। आपने बहुत कुछ पढ़ा है, एक बार आप इस पीडीएफ को पढ़कर देखो और इसके जिस प्रकार ये पीडीएफ बनी है वैसे ही एक बार आप शानदार नोट्स बनाएं और रेगुलर पढ़ते रहें। इससे पहले भाषा नाम का चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है और ये जो चैप्टर है ये साहित्य का है। तो सबसे पहले अपने पढ़ लें कि जो साहित्य है इसका वर्गीकरण बहुत इम्पोर्टेंट है। साहित्य का जो वर्गीकरण है उसको पहले पढ़ लें अपने। तो साहित्य का वर्गीकरण जो है वो मुख्य रूप से 4 भागों में होता है। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखना, साहित्य का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। अब ये जो साहित्य का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है, इसमें देख लो, सबसे पहले है ये प्राचीन साहित्य, दूसरा है पूर्व मध्यकाल, तीसरा है उत्तर मध्यकाल और चौथा है ये लिखा हुआ आधुनिक काल। तो प्राचीन काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर काल और आधुनिक काल ये बना लिए। उसके बाद देखो इम्पोर्टेंट, इसका समय 1050 से 1450 है। तो प्राचीन काल 1050 से 1450। फिर मध्यकाल 2 भागों में बंटा है, जिसमें पूर्व मध्यकाल का समय जो है वो 1450 से 1650, पूर्व मध्यकाल 1450 से 1650। फिर उत्तर मध्यकाल जो है वो 1650 से 1850 और फिर लास्ट में आधुनिक काल जो है वो 1850 से अब तक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपकी। एक तो इधर ये प्राचीन काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल, एक तरफ ये सन बहुत इम्पोर्टेंट है कि 1050 से 1450, 1450 से 1650, 1650 से 1850, 1850 से अब तक। अब एक पॉइंट लास्ट देख लो, प्राचीन काल को वीर गाथा का काल कहते हैं, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहते हैं और ये जो उत्तर मध्यकाल है इसमें श्रृंगार, रीति और नीतिपरक काल कहते हैं इसे। श्रृंगार, रीति और नीतिपरक काल कहते हैं इसे। और ये जो है इसे देखो विविध विषयों एवं विधाओं से युक्त काल कहते हैं। विविध विषयों एवं विधाओं से युक्त काल इसे कहते हैं। अब अपने एक एक काल को पढ़ेंगे। अब आप देखो बहुत इम्पोर्टेंट, क्लास को शेयर किया करो। अब देखो प्राचीन काल में क्या है। प्राचीन काल का समय 1050 से 1450, इसे वीर गाथा का काल कहते हैं। वीर गाथा का काल इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इस काल में या इस समय जो 1050 से लेकर ये जो 1450 का समय है, इस काल में ध्यान रखना भारत पर बाहरी आक्रमण हुआ था और उस भारत पर बाहरी आक्रमण का प्रभाव जो है वो अपने राजस्थान पर भी पड़ा। ऐसी परिस्थिति में समाज के जो वीर नायक थे उनमें आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए कहीं ना कहीं वीरता प्रधान काव्यों की रचना की गई। बहुत इम्पोर्टेंट है ये ध्यान रखना कि ये वो समय है 1050 से लेकर 1450 का, जिस समय भारत पर बाहरी आक्रमण हुए थे, उनका प्रभाव राजस्थान पर पड़ा। और ऐसी परिस्थिति में समाज के जो वीर नायकों को वीर नायकों के आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए कहीं ना कहीं वीरता प्रधान काव्यों की रचना इस समय की गई। इसीलिए ये वीर गाथा का समय है। तो ये वीर रस में लिखा हुआ पूरा है, ध्यान रखना। इसके बाद इस समय की एक बड़ी इंपॉर्टेंट रचना आती है जो युद्ध के बारे में बताएगी। तो देखो ये रचना है रणमल छंद, और रणमल छंद श्रीधर ने लिखी थी। और इसमें वर्णन मिलता है कि जो रणमल राठौड़ था वो ईडर के राजा थे। इन्होंने गुजरात के शासक
या गुजरात के पाटन के सूबेदार जो थे जफर खां, उनको पराजित कर दिया था। अच्छी बात है, ये इम्पोर्टेंट है ये। तो इसको कंप्लीट कर लिया भाई आपने, कुछ भी नहीं है इसमें, एक काल पूरा हो गया। अब दूसरा देखो, लिखा हुआ है कि पूर्व मध्यकाल का समय 1450 से लेकर 1650 का है, इसे आप भक्ति काल कहोगे। और ये जो भक्ति काल का समय है, इसमें दो प्रकार की भक्तियाँ आपके सामने आई, एक सगुण जिसमें मीरा बहुत इम्पोर्टेंट है, और एक निर्गुण जिसमें दादू दयाल है, जसनाथ जी है, जाम्बो जी है, बहुत इम्पोर्टेंट रहे। इसमें कई सारी रचनाएं हैं, जैसे आप देखते हो बेली कृष्ण रुक्मणी री इसमें है, इसके अलावा जैसे राम रासो है, इसमें जैसे आपको पता है हरिरस है, इसमें जैसे आपको पता है देवयान है, और इसमें आपको पता है नागदमन है। तो ये जो साहित्य है पूरे मैंने आपको बताए हैं कि जो मीरा की किताबें हैं वो मीरा की किताबें बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे मीरा पदावलियाँ हैं, जबकि मीरा जो लिखी थी वो स्वर्गीय नारायण ने लिखी थी, ध्यान रखना। इसीलिए कहते हैं कि मीरा तो नारायण नारायण जपती थी, तो मीरा को तो स्वर्गीय नारायण ने लिखा है, जबकि मीरा पदावलियाँ किसने लिखी है, तो वो मीरा ने लिखी है। और मीरा के अलावा देख लो ये दादू दयाल जी है, जैसे दादूरी वाणी है, दादूरा दुआ है, काया बेली, हरड़े वाणी, अंगवधु, ऐसी किताबें दादू दयाल जी की। जैसे जसनाथ जी की किताब है कोडा, जसनाथ जी की किताब है सिंबूदड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये। जसनाथ जी की किताब है जल झुमरो, तो ये किताबें जसनाथ जी की है, ध्यान रखना। इसके अलावा है अपने जाम्बो जी की किताबें आप जानते ही हो, बिश्नोई धर्म प्रकाश है, बिश्नोई धर्म प्रकाश किताब है, आप जानते हो। इसके अलावा जम संहिता है, जम संहिता बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा जम्बवाणी है, तो ये किताबें जाम्बो जी की भी है। इसके अलावा इसमें कौन सी किताब थी, तो आप ध्यान रखना, इसमें बेली कृष्ण रुक्मणी की किताब आती है जो पूर्व मध्य काल में है। इसके अलावा इसमें राम रासो आती है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको मैं बता चुका हूँ। राम रासो के अलावा इसमें एक किताब आती है हरिरस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देवयान नामक किताब भी इसमें आती है, ध्यान रखना। तो देवयान इसी में आएगी भाई, देवयान नामक किताब आएगी, नागदमन आएगी इसमें, तो ये ध्यान रखना। कौन से काल हो गया ये अपना, ये हो गया अपना पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल के बाद देखो उत्तर मध्यकाल है, इसका समय 1650 से 1850 है। इसमें श्रृंगार के काव्य है, रीति के काव्य है, और नीति परक के भी काव्य है। तो ये कहीं ना कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए रहा होगा। तो अब देख लो इसमें भाई कौन कौन सा साहित्य है इसमें, तो वो देख लो। श्रृंगार साहित्य जिसमें प्रेमाखान है, यानी प्रेम का वर्णन है। अब जैसलमेर के एक राजा हुए थे हर्राज जी, उन हर्राय के दरबारी कवि हुए थे कुशल लाभ ने ये देखो डोला मारूरी चौपाई लिखी है, जिसमें कहीं ना कहीं प्रेम का वर्णन देखने को मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये, देखो किस पर आधारित है, श्रृंगार पर। अब इस श्रृंगार के बाद यदि अपने देखें तो ये रीतिपरक काव्य है, रीतिपरक कविताएं हैं। इसमें देखो मनसाराम सेवक का एक काव्य आता है रघुनाथ रूपक, जिसमें भगवान श्री राम का वर्णन किया गया है, भगवान श्री राम के बारे में इन्होंने लिखा है। तो ये कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। और ये तो था रीति पर। अब अपने नीति परक देख लिए, समाज में उपदेश दिया है। इसमें एक किताब आती है जैसे राजियारा सोरठा, राजियारा दुआ, ये कृपाराम खिड़िया लिखते हैं। तो समाज में उपदेश दिया है, रंग के आधार पर दिया है, समाज में लोगों को जागरूक किया है कि आप ऐसे कार्यों की ओर बढ़ो, नहीं कि ऐसे कार्यों की ओर। जैसे इसके दोहे बता दूं मैं आपको। जैसे इसकी बात इम्पोर्टेंट ये है कि सीकर के एक राजा हुए थे लक्ष्मण सिंह जी, उनके दरबारी कवि थे जिनका नाम था कृपाराम। और जो कृपाराम जी थे, इन कृपाराम जी की यदि बात करें, सीकर के एक राजा हुए थे लक्ष्मण सिंह जी, उनके दरबारी कवि कृपाराम जी का एक नौकर होता था राजिया, और राजिया बताते हैं कि चिलम भर के लाया करता था और कृपाराम जी चिलम पिया करते थे। एक दिन राजिया जब चिलम भर कर लाया तो राजिया के चेहरे पर 12 बजे हुए थे। तो कृपाराम जी ने पूछा कि राजिया रोज बड़ा राजी रहता है, आज जैसे उदास कैसे है। तो राजिया ने कहा भाई कि मैं निपुत्रा हूँ, मेरे कोई पुत्र नहीं है, और आगे मेरे को मेरा परिवार, मेरा नाम कौन अमर रखेगा। कृपाराम जी ने कहा तू बस चिलम भर के ला, तू टेंशन मत ले। तब देखो
हर दोहे के अंदर राज्य का नाम लिया है। इन्होंने कहा है कि जैसे कस्तूरी काली गणी कांटा तुले, शक्कर गणी सुहानी स्वरूपा, शक्कर गणी स्वरूपा रोड़ा तुले राज्य। कि कस्तूरी काली गणी कांटा तुले, कि राज्य टेंशन मत ले। कस्तूरी कितनी काली होती है, वो उस कांटे से तुलती है जिससे सोना तुलता है। लेकिन देखो शक्कर गणी स्वरूपा रोड़ा तुले राज्य, शक्कर गणी धोली हुआ है पर फिर भी वो रोड़ों यानी भाटों से तुलती है। तो देख लो रंग के आधार पर बताया इन्होंने। और इसके अलावा और भी इसके बहुत अच्छे दोहे हैं, जैसे ये देखो कि पाटा पीड़ उपाव तन लाग्या तलवारिया, जीभ रा घाव रति न औषध राशिया। कि राज्य क्यों टेंशन ले रहा है, यानी देखो पाटा पीड़ उपाव तन लाग्या तलवारिया, तन पर यदि तलवार का घाव हो जाए तो उसका उपाय है पाटा बांधना। और जीभ रा घाव रति न औषध राजिया, समाज के अंदर किसी को तीखे बोल दोगे तो उनका कोई उपचार नहीं है। देखो तलवार का घाव लगे उसका तो उपचार है। आगे फिर देखिए इंपॉर्टेंट, हिम्मत कीमत होए बिन हिम्मत कीमत नाई, बिन हिम्मत कीमत होए रद्द कागजिया राज्या। कि राज्या हिम्मत कीमत होए, हिम्मत करोगे तो कीमत होगी, बिन हिम्मत कीमत नहीं। बिना हिम्मत तो ये BSTC का पेपर ही पास नहीं होगा। और बिन हिम्मत कीमत होए, मानो किसी की बिना हिम्मत कीमत हो जाए तो वो रद्दी कागजिया राज्या, वो रद्दी कागज के समान है राज्या। तो बहुत इंपॉर्टेंट समाज के बारे में इन्होंने बताया है, समाज को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है इन्होंने। अब आगे लास्ट देखिए अपना आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय 1850 से लेकर अब तक का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें विविध विषयों और विधाओं से युक्त कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। देखो इसमें इंपॉर्टेंट आधुनिक काल की रचनाएं हैं। इसमें यह भी आप ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट कि आज़ादी के पहले स्वतंत्रता संग्राम तथा 1857 के क्रांति के पश्चात सामाजिक में भारतीय समाज के लोगों में क्या लाना बताओ, जन जागृति लाना, ऐसा कार्य कहीं ना कहीं आधुनिक काल की साहित्यों में हुआ है। और एक और इम्पोर्टेंट है कि आधुनिक साहित्य में यदि चेतना में अपने बात करें, चेतना का शंखनाद यदि देखें, अपने चेतना का जो शंखनाद अपने देखें तो उसमें एक कवि बांकीदास का नाम आता है और एक सूर्यमल मिश्रण का नाम आता है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट कि राजस्थानी साहित्य में चेतना का शंखनाद किसी को कहा गया है तो वो बांकीदास और सूर्यमल मिश्रण को कहा गया। लिख लेना इस बात को। तो ये हो गया अपना पहला पृष्ठ, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आप पढ़ना, PDF बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए, वर्गीकरण हो गया अपना कंप्लीट। और वर्गीकरण के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो क्या है। वर्गीकरण के बाद फिर एक बात आ गई है कि राजस्थानी साहित्य की विशिष्ट शैलियाँ होती है। जो साहित्य है उसकी बहुत सारी शैली है। अब देखो इसमें कौन कौन सी शैली है कि जिसमें साहित्य लिखा जाता है, तो शैलियाँ देखो इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। एक तो अपने चित्र शैली होती है जो आगे का चैप्टर रहेगा अपना, लेकिन ये राजस्थानी साहित्य की बहुत सारी शैलियाँ हैं। वर्गीकरण के बाद दूसरा चैप्टर है ये शैलियों का, तो ध्यान रखना। इसमें पहला इंपॉर्टेंट है रसो। ये रसो किसे कहते हैं, ये देखो लिखा हुआ रसो। तो मैं आपको बता दूं कि जिन काव्य रचनों में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्धों और वीरता का वर्णन हो उसे रासो कहा जाता है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट कि ऐसा कोई काव्य या रचना जिसमें राजा की कीर्ति हो, राजा का विजयवान हो या युद्ध और उसमें वीरता का वर्णन किया जाए तो उसी को अपने रासो कहते हैं। बहुत सारी रासो है देखो, जैसे ये अपने पास पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई और पृथ्वी और चांद, सीधी सी बात है। रात को पृथ्वी और चांद का ही मिलन होता है, तो पृथ्वीराज रासो और चंद्रबरदाई। इसके अलावा ये सेकंड देखो, कुमाण रासो दलपत विजय की है। वैसे ही हम मानते हैं कि हमारे दल में कई बार कुमाणस आ जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कुमाण रासो दलपत विजय। आगे देखिए संगत रासो गिरधर आसिया की लिखी है। हम हमेशा अक्सर बात करते हैं कि भाई किसी के संग रहना है तो हम गिरधर गोपाला के संग रहेंगे, क्योंकि गिरधर गोपाला ने गोपियों का साथ नहीं छोड़ा,
तो हमारा साथ भी नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी नहीं है। पृथ्वी और चांद, पृथ्वी और चांद देखो ये रहा। कुमानस आदमी हमारे दल में आगे, संग किसके रहना पसंद करेंगे? गिरधर गोपाला के, जो सच्ची बातें हैं। अब देखो बिसल देव रासो नरपति नाला, बहुत इंपॉर्टेंट। बिसल नर ही बजाते हैं तो कहीं दिक्कत नहीं है। ये देखो हमीर रासो, फिर हमीर रासो, सारंगधर और जोधराज। याद कर लेना कि हमीर रासो यानी हम, सारे यानी सारंगधर, जोधे हम सारे जोधे, हम सारे जोधे। राजस्थान वाले तो वैसे ही जोधे, तो हम सारे जोधे। हमीर रासो 2 किताबें, एक सारंगधर की, एक जोधराज की, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। अब देखो कायम खां रासो, नियामत खां या कवि जान। हमारी जान कायम रहनी चाहिए, बस हमें क्या नया चाहिए? हमारी जान कायम रहनी चाहिए, हमें क्या नया चाहिए? कायम खां रासो कवि जान की है, नियामत खां की है। बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे ही याद करना जैसे बता रहा हूँ मैं। अब प्रताप रासो देखो जाचक जीवन, प्रताप रासो जाचक जीवन की है, यानी प्रताप ने हल्दी घाटी में अकबर को जांच लिया था। जाचक जीवन प्रताप रासो लिखता है, बहुत इंपॉर्टेंट। विजयपाल रासो, नल सिंह। विजयपाल रासो, रासो किसकी है? नल सिंह की है। विजय नहीं होती नल आदमी की, जीरो आदमी की। नल आदमी की कैसे विजय होगी? एक बार फिर देख लो आप, ऊपर से बता दो। पृथ्वी और चांद, दल में कुमानस आगे, गिर और गोपाला के संग रहेंगे। नर तो बिसल बजाते हैं, हम सारे जोधे हैं। कायम रहे जान, तो क्या नया चाहिए हमें? प्रताप ने जांचा है हल्दी घाटी में अकबर को, और विजय नल आदमियों की नहीं होती, ध्यान रखना। अब आगे देखो, शत्रु साल रासो, डूंगर सिंह। हमारे शत्रु कौन है बताओ? डांगर है। राम रासो, राणा रासो दयालु, राणा दयालु थे, तो राणा रासो दयाल या दयाराम की किताब है, और शत्रु साल रासो डूंगर सिंह की। शत्रु हमारे डांगर, हमारे शत्रु है, हम डांगरों के शत्रु, डांगर हमारे शत्रु। और राणा तो दयालु होते हैं। राणा कैसे थे? राणा बेचारे दयालु थे। रतन रासो, कुंभकर्ण सांधु। रतन रासो किसकी है? कुंभकर्ण सांधु। तो देखो एक कुंभकर्ण नाम का व्यक्ति था, वो तो रतन ही था, और हीरा ही था, वो तो एक पत्थर था, उठता ही नहीं था, 6 महीने सोता था, 6 महीने उठता था। तो कुंभकर्ण क्या था बताओ? एक रतन था। तो कुंभकर्ण एक रतन था, देखो बहुत इंपॉर्टेंट। छत्रपति रासो जो है वो कवि काशी चंगाणी की है। काश हम पर भी छत्र हो जाए, छत्र छाया हो जाए ईश्वर की, BSTC का पेपर क्लियर हो जाए। छत्रपति रासो काशी चंगाणी, छत्रपति रासो काशी चंगाणी। आगे देखो, जवान रासो सीता राम रत्नु। सीता राम बहुत इंपॉर्टेंट, सीता राम दोनों जवान थे, सीता राम दोनों जवान थे, इसीलिए तो रामलीला हुई। आगे देखो, जवान रासो मुरारी दान। जवान रासो किसकी? जसवंत रासो। मुरारी दान, बहुत दान किया है फिर भी जस नहीं है, बहुत दान किया है फिर भी जस नहीं। जसवंत रासो मुरारी दान। आगे देखो, जसवंत रासो के बाद महाराजा सुजान सिंह जीरो रासो जोगीदास। लोग जानबूझकर, या ध्यान रखना, सुजानगढ़ के लोग तो दास बन गए भाई, जोगियों के दास बन गए। सुजानगढ़ के लोग जोगियों के दास बन गए, सुजानगढ़ के लोग जोगियों के दास बन गए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो, ये देखो इंपॉर्टेंट सा एक साहित्य, लक्ष्मगढ़ रासो। लक्ष्मगढ़ रासो खुशहाल कवि। लक्ष्मगढ़, लक्ष्मी आ जाएगी तो खुशहाल हो जाएंगे, लक्ष्मी आ जाएगी तो खुशहाल हो जाएंगे, राइट है। तो लक्ष्मगढ़ रासो जो है वो खुशहाल कवि की लिखी हुई है। ये फिर देखो, सती रासो सूर्यमल मिश्रण, सह दोनों कट गए, सह सती रासो सह सूर्यमल मिश्रण। बुद्धि रासो जाल है, बुद्धि जाल में फंस गई, बुद्धि मोह माया के जाल में फंस गई। बुद्धि रासो जाल, बुद्धि रासो जाल। राम रासो माधोदास, भाई राम रासो माधोदास, राम के चरण छुएंगे। माधोदास चारण, माधोदास ददवाड़िया, तो माधव भगवान तो हमारे राम है, ध्यान रखना। मानचित्र रासो जो है वो कवि नरोत्तम की है। नर को
नर कभी मानता नहीं है। मानचित्र रासो नरोत्तम, नरोत्तम मानचित्र रासो, नर कभी मानता नहीं है, तो ये ध्यान रखना। अब फिर देख लो एक बार और, दोबारा मैं बता दूं आपको, साथ साथ बोलते रहो कि पृथ्वी और चांद, पृथ्वी और चांद, खुमाणस दल में, खुमाणस दल में हम किसके संग रहेंगे, गिरधर के, बिसल कौन बजाएगा, नर, हम सारे जोधे, कायम रहे हमारी जान, प्रताप ने जांच लिया हल्दी घाटी में, विजय नल आदमियों की नहीं होती, हमारे शत्रु डांगर है, राणा बड़े दयालु होते हैं, रतन कुंभार रतन था, छत्र छाया कर दे काश भगवान, जवान हो गए सीताराम, और जस नहीं है, इतना दान करते हैं फिर भी, और सुजानगढ़ के लोग जोगीदास है, लक्ष्मी आ जाए तो खुशहाल है, सती रासो सहस है, बुद्धि जाड़ होगी, राम और माधो, और मानचित्र कभी नर नहीं मानता, नरोत्तम, या कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दो बार आप ऐसे सोचना हो जाएगा। आगे देखो क्या लिखा हुआ है कि 11वीं शताब्दी के लगभग जैन कवियों द्वारा रास साहित्य रचा गया था। रसो नहीं, रास, आगे देखते हैं कब, 11वीं शताब्दी के आसपास। अब ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास में, इसमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, देखो वो रास लिखा हुआ था 11वीं शताब्दी में, तथा उसी के समांतर राज्याश्रम में रासो साहित्य लिखा गया। प्राय प्रेम श्रृंगार परक रचनाओं को रास कहते हैं, प्रेम श्रृंगार परक रचनाओं को तो रास कहते हैं, तथा वीरता परक काव्यों को कहीं ना कहीं रासों की संज्ञा दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट, इनमें से रासो साहित्य राजस्थानी की देन है, ध्यान रखना, रासो साहित्य राजस्थान की देन है। रासों में वीर परक है, ध्यान रखना, वीरता परक, जबकि रास के अंदर श्रृंगार और प्रेम की रचनाएं, ये दोनों अलग अलग है, रास और रासो। फिर आगे देखो, रासो हो गया, रास यानी रासो हो गया, रासो के बाद देखो 2 नंबर बात। अब देखो बात किसे कहते हैं, बात क्या होती है वो देख लो। अब आप ये रही इंपॉर्टेंट बात। बात का अर्थ होता है कहना। बात में जीवन के प्रत्येक पक्ष, जैसे धर्म, युद्ध, दर्शन, मनोरंजन के प्रकाश पर प्रकाश डाला जाता है, ध्यान रखना। राजस्थान में विभिन्न युद्धों संबंधी, प्रेम संबंधी बात प्रचलित है। देखो बात अपने अक्सर कहते ही हैं कि भाई कहानी सुनाओ, तो या तो वो जीवन के प्रत्येक पक्ष से जुड़ी होती है, जैसे धर्म से, युद्ध से, दर्शन, मनोरंजन से, उन सभी पर यदि प्रकाश डाला जाए तो उसको कहीं ना कहीं बात कहते हैं। राजस्थान में तो देखो युद्ध और प्रेम की बातें बड़ी इंपॉर्टेंट रही है, ये बात आप जानते ही हो। जैसे पाबूजी का युद्ध आप देख लो, जैसे ये देखो पाबूजी री बात है, ये री पाबूजी री बात, डोला मारू री बात, ब्रह्मदेव सोनगरा री बात, बिजड़ बिजोकड़ री बात, बात सुरा सतबादी री बात, सुरार सतबादी री बात, रिजक बिना राजपूत री, राव अमर सिंह जी री बात, राव अमर सिंह जी री बात, डूंगजी जवार जी री बात, सोरठ बीजा री बात, अमोलक बाता, टाबरा री बात, केरे चकवा बात। बहुत इंपॉर्टेंट रही है बातें। तो बात आप समझ गए कि बात में तो जीवन के प्रत्येक विषय पर कहीं ना कहीं प्रकाश डाला जाता है, वो धर्म हो, युद्ध हो, दर्शन हो। राजस्थान में बातें या तो युद्ध की या प्रेम की ज़्यादा प्रचलित है, ध्यान रखना। आपने ये देख ली, दोबारा देख लो, जैसे पाबूजी री बात, पाबूजी री बात, ये रही पाबूजी री बात, डोला मारू री बात, ब्रह्मदेव सोनगरा री बात, बिजड़ बिजोकड़ री बात, बात सुरार सतवादी री बात, रिजक बिना राजपूता री, राव अमर सिंह जी री बात, डूंगर जी जवार जी री बात, सोरठ बीजा री बात, अमोलक बाता, टाबरा री बाता, केरे चकवा बात। बहुत इंपॉर्टेंट है बाता। तो बात ध्यान रखना, इसे कहते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट है कि गद्य में और पद्य में, और पद्य और गद्य तीनों में कहानी प्राय बात होती है, ध्यान रखना। फिर लिखा हुआ है शैली में व्यक्तिगता राजस्थानी बातों की महत्व, राजस्थानी बातों की अपनी विशेषता रही है, ध्यान रखना। कथा कहने वाला बात कहता चलता है और सुनने वाला हुंकारा देता रहता है, ध्यान रखना।
उसके बाद फिर लिखा हुआ है बात में कहना और सुनने का विशेष क्या रहा है बताओ, संबंध रहा है। ये देखो विशेष प्रणाली रही है। तो इसमें कहीं दिक्कत नहीं है कि गद्य पद्य और गद्य पद्य, तो तीनों में कहीं ना कहीं बात इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी पता है कि शैली की वैसे व्यक्तिकता राजस्थानी बातों में विशेष रही है। और इसके अलावा देखो कथा कहने वाला तो कहता ही चलता है और सुनने वाला उसका अंकारा देता रहता है कि हाँ भाई हाँ भाई। तो ये ध्यान रखना भाई, बात में कहना और सुनने की एक विशेष प्रणाली रही है। कहते रहो और सुनते रहो। आगे देखिए, तो ये अपने दो देख लिए, रसो और बात। आगे इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं ख्यात। ख्यात कहीं इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है। ख्यात साहित्य बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ख्यात साहित्य देखो इसमें लिखा हुआ है ख्यात जो होता है वो ख्याति प्रतिपादित करना, ख्यात कहते हैं। ख्याति प्रतिपादित करना समाज के अंदर, धर्म के अंदर, देश के अंदर, या प्रसिद्धि या लोकप्रियता, तीनों का मेल बड़ा शानदार है। देखो क्या, ये मैं बता दूं दोबारा, ख्यात इंपॉर्टेंट रही है कहीं ना कहीं। ख्यात का अर्थ तो आप जानते हो, ख्याति प्रतिपादन करना, लेकिन प्रसिद्धि या लोकप्रियता को ही ख्यात कहते हैं। इस प्रकार के ग्रंथ राजा महाराजाओं द्वारा अपने राजवंश की उपलब्धियां बताने के लिए लिखवाई जाती थी, उसी को ख्यात कहते हैं। मतलब ऐसे जो ग्रंथ होते थे वो राजा महाराजा अपने राजवंश की उपलब्धियां बताने के लिए लिखवाते थे, ख्यात। इसके अलावा लिखा हुआ है इसमें इंपॉर्टेंट कि अगली लाइन देखो क्या इंपॉर्टेंट लिखी हुई है कि ख्यात विस्तृत इतिहास होता है। ख्यात के अंदर बहुत लंबा चौड़ा इतिहास लिखता है, जबकि बात जो होती है वो संक्षिप्त होती है। तो इतिहास के दो रूप हो गए, एक तो ख्यात में और एक बात में। बात होता है संक्षिप्त और ख्यात होती है विस्तृत। आगे देखिए, यह वंशावली तथा प्रस्थिति जो प्रशस्ति होती है ना, उससे संबंधित कुछ बात बता रही है। यह वंशावली प्रशस्ति लेखन का विस्तृत रूप होता है। अधिकांश ख्यात जो है वो देखो साहित्य के गद्य भाग में इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ख्यात साहित्य ज़्यादातर गद्य भाग में होता है, ध्यान रखना। और एक तो वंशावली, एक प्रशस्ति जो होती है उस लेखन का विस्तृत यदि लेखन हो तो अपने ख्यात कहेंगे। जैसे इंपॉर्टेंट ख्यात हैं देखो, मुणोत नैनसिरी ख्यात, मुंडियारी ख्यात, दयालदासरी ख्यात, बांकीदासरी ख्यात, जोधपुर राज्य री ख्यात, कवि राजा री ख्यात और बीकानेर राठौड़ा री ख्यात। बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप लगभग ज़्यादातर आते हैं टीचर और ख्यात पढ़ा के चले जाते हैं, बच्चों को पता ही नहीं है कि ख्यात का अर्थ क्या है। ख्याति प्रतिपादित करना या प्रसिद्धि या लोकप्रियता, और बच्चों को यह भी पता नहीं होता फिर कि इस प्रकार के जो ग्रंथ होते हैं वो राजा महाराजा द्वारा अपने राजवंश की उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए, उपलब्धियां बताने के लिए लिखवाया जाता है। तो ध्यान रखना भाई, ये विस्तृत होता है, ख्यात हमेशा विस्तृत होती है। अब इम्पोर्टेंट है प्रकाश, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट, फिर एक बार और आ गया। तो रासो हो गया, बात होगी, ख्यात होगी, प्रकाश। देखिए, किसी व्यक्ति विशेष या वंश राजवंश की उपलब्धियां या घटना पर प्रकाश डालना। कहते हैं भाई 1857 की क्रांति पर प्रकाश डाल दो, तो वैसे टॉर्च बनाएगा और उस पर कहीं ना कहीं प्रकाश डाल देगा। बस यही प्रकाश है। अब ये किसी व्यक्ति विशेष या राजवंश की उपलब्धियों पर प्रकाश डाल रहे हैं तो वो प्रकाश है। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या है क्या नहीं। बाबू प्रकाश जैसे आसिया मोड जी लिख देते हैं, राज प्रकाश जैसे किशोर दास जी लिख देते हैं, और गोपी प्रेम प्रकाश जिसे नागरीदास लिख देते हैं। उदय प्रकाश आप बताओगे, आपके लिए प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, तभी तो पता चलेगा कि आप कितना पढ़ रहे हो। तो बाबू प्रकाश आसिया मोड जी का है, राज प्रकाश किशोर दास का है, और गोपी प्रेम प्रकाश जो है वो नागरीदास का है जिसे सावंत सिंह कहते हैं, और सूरज प्रकाश करणीदान का है, और रतन जस प्रकाश जो है वो सागरदान का है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रकाश हो गए, ध्यान रखना। एक बार और देख लो, बाबू प्रकाश आसिया मोड जी, राज प्रकाश किशोर दास जी, और गोपी प्रकाश गोपी प्रेम प्रकाश नागरीदास जी। नागरीदास तो खुद ही प्रेम में थे। सूरज प्रकाश करणीदान, सूरज और करणी,
और रतन जस प्रकाश सागर दान, ध्यान रखना भाई, करणी दान और सागर दान। तो अपने एक तो बहुत इंपॉर्टेंट रासो हो गया, रासो के बाद अपनी बात होगी, बात के बाद अपनी ख्यात होगी, और ख्यात के बाद देखो अपनी कौन सी होगी, प्रकाश होगी। इन 4 साहित्य शैलियाँ होगी। अब आगे देखते हैं 5वीं इंपॉर्टेंट कौन सी है। ये रही बहुत इंपॉर्टेंट, वचनिका। संस्कृत के वचन शब्द से व्युत्पन्न वचनिका शब्द एक काव्य विधा के रूप में साहित्य में प्रविष्ट हुआ है। ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अब बहुत सारे बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन इन नोट्सों से आपको इतना नॉलेज मिलेगा कि थोड़ा सा ही तो पढ़ना है, बहुत सारा यही आ जाए वचनिका शब्द किससे बना है, तो वचन शब्द से बना है, बहुत इंपॉर्टेंट। और वचनिका है संस्कृत भाषा का शब्द, ध्यान रखना। और एक काव्य विधा के रूप में साहित्य में प्रविष्ट हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे देखिए वचनिका क्या है क्या नहीं। वचनिका एक ऐसा तुकांत गद्य पद्य रचना है, दोनों में, जिसमें अत्यानुप्रास मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें अंत्यानुप्रास मिलता है, अंत मिलता है, ध्यान रखना। गद्य पद्य दोनों के अंदर है। एक तुकांत काव्य है, वचनिका वचन से बना है। फिर देखिए इन ग्रंथों में हमें विभिन्न राजा महाराजाओं की उपलब्धियों का पता चलता है एवं अपभ्रंश, ये इंपॉर्टेंट है, अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी में लिखी होती है। अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी में वचनिका कहीं ना कहीं लिखी होती है। अब ये वचनिका हो गई अपनी, प्रकाश हो गया। वचनिका को थोड़ा आगे और पढ़ते हैं। राजस्थानी में कई वचनिका प्रसिद्ध हुई है, जैसे देखिए अचलदास खिचरी वचनिका शिवदास गांडण लिखता है। राठौड़ रतन सिंह जी महेश दास सोत्री वचनिका जगा खिड़िया लिखता है। दोनों वचनिका बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवदास गांडण ने आपको पता है अचलदास खिचरी वचनिका जो है वो गागरोन दुर्ग में लिखी थी। गागरोन दुर्ग अपने झालावाड़ में पड़ता है, राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग होता है। आगे देखिए अब वंशावली बहुत इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट कौन सी आगे देखिए तो वंशावली। ये देखिए भाई कहीं ना कहीं वंशावली इंपॉर्टेंट है। ये रही वंशावली से संबंधित पॉइंट पढ़ो। क्या किसे कहते हैं वंशावली? वंशावली पढ़ सारे लेते हैं, लेकिन किसे कहते हैं पता ही नहीं होता। किसी भी राजाओं की वंशावली विस्तृत वर्णन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कि विस्तृत यदि वर्णन है ना तो भी वंशावली है। राजवंशों की वंशावलियाँ होती है, जैसे ये देखिए राजवंश कौन सा है अपना, राठौड़, तो राठौड़ारी वंशावली है, राठौड़ारी वंशावली। राठौड़ की राजपूतारी वंशावली, तो राठौड़ और राजपूत तो बड़े राजवंश हुए हैं जिनकी वंशावलियाँ विस्तृत होती है, ये भी ध्यान रखना। फिर देखिए दवादेत। दवादेत भी इम्पोर्टेंट है, साहित्य शैली का एक और रूप दवादेत। तो देखिए दवादेत किसे कहते हैं। यह कलात्मक गद्य रूप होता है, इसका ध्यान रखना। वचनिका राजस्थानी में लिखी होती है, किंतु दवादेत उर्दू और फारसी शब्दों में होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यही लाइन है कि गद्य होता है, वचनिका राजस्थानी में होती है, किंतु ये उर्दू और फारसी में होता है, ध्यान रखना। और इसके अलावा देखो चरित्र नायक यानी राजा का गुणगान, इसके अलावा राज्य में वैभव, युद्ध, आखेट, नक्सिक आदि तुकांत और प्रवाह युक्त वर्णन होता है, उसी को आप कहते हो। बहुत इंपॉर्टेंट गद्य होता है, वचनिका राजस्थानी में होती है। तो दवादेत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अरबी और फारसी में हो सकता है, उर्दू और फारसी में। अब देखो इसमें क्या उल्लेख होता है, तो चरित्र नायक, राजा का गुणगान, इसके अलावा राज्य वैभव, युद्ध, आखेट, नक्सिक, तुकांत का प्रवाह युक्त वर्णन जो होता है उसी को आप दवादेत कहते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कौन कौन से, तो अकमाल देवड़ारी दवादेत, इसके अलावा देखो महाराणा जवान सिंगरी दवादेत, इसके अलावा देखो राजा जय सिंगरी दवादेत। ये दवादेतें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट पहला देखो अकमाल देवड़ारी, इसके अलावा देखो महाराणा जवान सिंगरी, इसके अलावा देखो राजा जय सिंगरी। तो ये दवादेतें इंपॉर्टेंट है। अब देखो मरसिया।
राजा या किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु उपरांत शोक व्यक्त करने के लिए लिखा होता है, उसी को आप कहीं ना कहीं क्या कहोगे बताओ, मर्सिया कहोगे। तो मर्सिया देखो, राजा या किसी व्यक्ति की विशेष की मृत्यु उपरांत शोक व्यक्त करने के लिए उनका जो चरित्र काव्य होता है उसी को आप कहोगे, इसमें चरित्र होता है। इसमें लिखा हुआ है कि इसमें उस व्यक्ति के चरित्रिक गुणों के अलावा अन्य कार्यकलापों का वर्णन किया जाता है, कैसे लड़ा, कैसे मरा, क्या क्या कार्य कर गया, वो सारे। अब मेवाड़ के महाराणा हुए थे जिनका नाम था जगत सिंह जी, और उन पर लिखे हुए थे राणो जगत रामरसिया, राणे जगत रामरसिया। इसके अलावा इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं कि कलाजी रायमलोत्री कुंडली कहीं ना कहीं पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी है। तो इसमें देखो इम्पोर्टेंट बातें क्या लिखी हुई है। इसमें लिखी हुई है कि कलाजी रायमलोत जो थे, कलाजी रायमलोत ने जीते जी पृथ्वीराज राठौड़ से अपने मर्सिये लिखवा लिए थे। सिवाना दुर्ग के लिए अकबर की सेना से भिड़ गया था कला रायमलोत राठौड़। जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह जो थे उन्हीं के भतीजे थे ये। और देखो लिखा हुआ है कि जैसे जैसे उन्होंने लिखा था पृथ्वीराज राठौड़ ने, इन्होंने जीते जी लिखवाए तो वैसे ही मर गया ये। और कटिया पेली कोड शू गाथा सुनी निजाए, जिणविद कवि जताइयो और उणविद कटियो जाए, कल्लो उणविद कटियो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट कि कटिया पहली कोड शू गाथा सुनी निजाए। अपने पृथ्वीराज राठौड़ जी को कला रायमलोत ने कहा कि मैं कटने से पहले कोड शू अपनी गाथा सुनना चाहता हूँ कि मैं कैसे कट सकता हूँ। और जिणविद कवि जताइयो, पृथ्वीराज कवि ने जैसे जैसे लिखा है उणविद कटियो जाए, कला वैसे ही कट गया था। तो ध्यान रखना, कला जी ने तो अपने जीते जी मर्सिये लिखवा लिए थे। और इसके अलावा राजस्थान में राणे या राणो जगपत रामरसिया बहुत इंपॉर्टेंट है। राणा जगपत रामरसिया जो कि जगत सिंह जी थे अपने मेवाड़ के राजा। तो मर्सिये भी देख लिया आपने, क्या क्या देख लिए देखो। रासो बहुत इंपॉर्टेंट देख लिया आपने वात देख ली, आपने ख्यात देख ली, इसके अलावा आपने वंशावली देख ली, और वंशावली के अलावा आपने प्रकाश देख लिया, दवादेत देख लिया, और मर्सिया देख लिया। तो लिखते जाओ आप कॉपी में कि क्या क्या आप सुन रहे हो, क्या क्या आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो। आगे फिर देखिए, ये आ गया विगत। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये विगत। सब कुछ पढ़ लेते हैं, इन्हीं को छोड़ा जाता है। राजस्थान के इतिहास की जानकारी देने वाला ग्रंथ विगत ही है। देखो विगत राजस्थान के इतिहास की जानकारी देने वाला ग्रंथ, जिनमें राज दरबारों की दिन प्रतिदिन की घटनाओं का उल्लेख होता है। इस ग्रंथों में हमें सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है साहब। विगत इम्पोर्टेंट, राजस्थान इतिहास की जानकारी देता है, इम्पोर्टेंट है ये। लेकिन राज दरबारों के दिन प्रतिदिन की घटना ये बताता है विगत। देखो, और इन ग्रंथों में सामाजिक और धार्मिक स्थिति के बारे में भी हमें पता चल जाता है। आगे देखिए, जैसे मारवाड़ परगनारी विगत मोनोत नैणसी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रही है कि मारवाड़ परगनारी विगत मोनोत नैणसी। अब देखो इंपॉर्टेंट हमारे पास में बेली है। बेली किसे कहते हैं? तो बेलियों को छंदों में लिखने से इनका नाम बेली पड़ गया है। बेलियां छंदों में लिखी जाती है बस, इसीलिए नाम बेलियां पड़ गया। इनका विषय प्राय धार्मिक या ऐतिहासिक होता है, ध्यान रखना। तो इसका विषय तो धार्मिक और ऐतिहासिक है, धर्म के बारे में बताएगी या इतिहास के बारे में बताएगी बेली। और इसके अलावा छंदों में लिखी होती है, इसलिए नाम इनका बेली पड़ गया। तो कौन कौन सी बेलियां हैं देखो, एक तो बेली कृष्ण रुक्मणी जो पृथ्वीराज राठौड़ लिखता है, बहुत इंपॉर्टेंट धार्मिक है ये, भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह से संबंधित है। इसके अलावा देखो राव रतन सिंह री बेल, और इसके अलावा देखो महादेव पार्वती जी री बेल जो कि कृष्णो जी लिखता है। बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों बेलें, ध्यान रखना कौन कौन सी है। तो एक तो बेली कृष्ण रुक्मणी री, एक राव रतन सिंह री बेल, एक महादेव पार्वती री बेल, तीन बेलें ध्यान रखना। और इम्पोर्टेंट देखो कौन सा आ गया अपना, ये आ गया झुलना। झुलना भी इम्पोर्टेंट है, क्या साहित्य झुलना है। तो झुलना भी ध्यान रखना जमाल की तरह एक मात्रिक छंद होता है। अब वो देखो ऊपर आप पढ़ के आए हो कि बेली
बेलियों को छंदों में लिखा जाता है इसीलिए बेली कहते हैं, लेकिन जुलना जो होता है और जो जमाल होती है वो दोनों एक मात्रिक होती है। तो लिख दिया कि जुलना भी जमाल की तरह एक मात्रिक होता है। इसमें 24 अक्षरों के वर्णिक छंद के अंत में यगम होता है, ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। 24 अक्षरों के वर्णिक छंदों के अंत में कहीं ना कहीं यगम होती है। अब इम्पोर्टेंट होगी कि कौन कौन सी जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो अमर सिंह राठौड़रा जुलना अच्छा लगता है हमें। इसके अलावा मान सिंह जीरा जुलना कवि दुरसा आडा लिखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राजा गज सिंह जुलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 प्रसिद्ध जुलने आपको पता ही है, एक मात्रिक छंद होते हैं, तो ध्यान रखना। अमर सिंह राठौड़रा जुलना, मान सिंह जीरा जुलना और राजा गज सिंह जुलना। जुलना के बाद देखिए सिलोका भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। तो सिलोका देखिए, सिलोका साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा सिलोका लिखे गए हैं। साधारण जो पढ़े लिखे होते थे ना, उनके द्वारा सिलोके लिखे गए। जो कि ठीक ठाक पढ़े होते थे उन्हीं के द्वारा लिखे गए। तो वो देखिए कौन कौन से, तो राव अमर सिंह सिलोका और अजमल जीरा सिलोका। अजमल जीरा सिलोका और अमर सिंह दोनों कट के, सिलोके में 2 है, अमर सिंह सिलोका, अजमल जीरा सिलोका। सिलोका आपको पता है साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखा जाता था। आगे देखिए कौन सा है, रूपक। तो ये रूपक साहित्य भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। रूपक, तो देखिए कि रूपक साहित्य कैसा होता था। तो रूपक साहित्य किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों, वंश या व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृति को रूपक कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। या तो इसमें होगा कोई वंश या होगा कोई व्यक्ति विशेष, उसकी जो उपलब्धियां हैं ना, उस उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली यदि कोई काव्य कृति होगी तो वो रूपक होगी। ध्यान रखना। देख लो कौन कौन सी रूपक प्रसिद्ध है। आपको राजरूपक बतानी है कि किसने लिखी, ध्यान रखना। कमेंट बॉक्स में राजरूपक किसने लिखी बतानी है। अब देखो रघुनाथ रूपक मनसाराम सेवक की है। गजगुण रूपक केशवदास गांडन की है, ध्यान रखना। पीछे आप शिवदास गांडन की अचलदास की चिरी वचने का देख के आए हो। गजगुण रूपक जो है वो केशवदास गांडन की है। आगे देखिए जमाल, ये राजस्थानी काव्य कृति में एक मात्रिक छंद होती है। आप ऊपर पढ़कर आए हो, यहाँ पर देखिए कि जो झूलना होता है वो भी जमाल की तरह एक मात्रिक होता है। तो देखिए जमाल जो होती है वो एक मात्रिक ही होती है। अभी अपने पढ़ा है कि जमाल जो है राजस्थानी काव्य का एक मात्रिक छंद होता है। इसमें पहले पूरा दोहा, उसके बाद 5वें चरण के दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाता है। इसीलिए कहीं ना कहीं जमाल साहित्य इंपॉर्टेंट रहा होगा। एक तो ये एक मात्रिक है और झूलना भी एक मात्रिक है। कई झूलने आप पढ़कर आए हो, अमर सिंह राठौड़रा झूलना पढ़कर आए हो और राजा गज सिंह झूलना देख कर आए हो। मान सिंह जीरा झूलना देखा है आपने, जो कवि दुरसा आडा ने मान सिंह झूलना लिखा है। तो इसमें देखो कि एक तो ये एक मात्रिक है, इसके अलावा पहले पूरा दोहा और उसके बाद जो 5वें चरण के जो दोहे हैं उनके अंतिम चरण को ही दर्शाया जाएगा सिर्फ। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे राव इंद्र सिंह जी राजूलना जो है जमाल, और राव इंद्र सिंह जी जमाल जो है वो भी इम्पोर्टेंट रही है। तो आपने काफ़ी सारे पढ़ लिए। अब देखिए लास्ट चरण के अंदर है पर्ची। तो पर्ची आप जानते ही हो कि राजस्थानी साहित्य में संतों द्वारा रचित जो पदबंध रचना होती थी उनको पर्ची कहते थे। कई सारी पर्चियाँ पढ़ी है। हरिदास जी पर्ची है, संत पिपारी पर्ची है, संत दादूरी पर्ची है, मीराबाई री पर्ची है। तो पर्चियाँ तो आप जानते ही हो भाई, छोटी छोटी होती है, तो ये ध्यान रखना। पर्ची के बाद दोहे, बहुत इंपॉर्टेंट। दोहे को दुआ या सोरठा कहते हैं। ये जो होता है पद्य साहित्य होता है, ध्यान रखना। और इसमें 2 लाइनें होती हैं। लोगों को दोहा सोरठों में पता नहीं है। दोहों में 2 लाइनें होती है। गुजरात में एक क्षेत्र पड़ता है सौराष्ट्र, उसमें कहीं ना कहीं दोहा या दुए को सोरठा कहते हैं, ध्यान रखना। 2 ही लाइनें होती है। जैसे देख लो आप, जैसे राज्य सोरठा करपाराम खिड़िया लिखता है, जैसे ढोला मारू राधुआ
कवि कलोल लिखता है, जैसे अमर सिंह राठौड़ रा दुआ केशवदास गांडण लिखता है। जैसे ये आगे और देख लो, जैसे ये रसानुक्रम के दोहे जैसे नागरीदास सामंतदास लिखता है, ठाकुर जी रा दुआ, गंगा जी रा दुआ और दसम भागवत रा दुआ, ये पृथ्वीराज राठौड़ लिखता है। तो ये लास्ट वाले ठाकुर जी रा दुआ, गंगा जी रा दुआ, दसम भागवत रा दुआ तो पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर वाले लिखते हैं। इसके अलावा रसानुक्रम के दोहे जो है वो नागरीदास लिखता है। और अमर सिंह राठौड़ रे दोहे केशव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, केशवदास जी अमर सिंह राठौड़ रा दुआ। और डोला मारू रा दुआ आप जानते हो कवि कलोल लिखता है, और राज्यो और सोरठा जो है वो कवि करपाराम जी लिखता है। अब लास्ट में जो अपने पास में है वो चौपाई है। चौपाई की 4 लाइनें होती है, ध्यान रखना। जैसे अमीर चौपाई जो है वो मंडन विजयसा लिखता है, पद्मिनी चौपाई है, यम कुमार की चौपाई है, इमरतन सूरी लिखता है दोनों, डोला मारूरी चौपाई है। इसके अलावा देखो माधुगानल की चौपाई है। इसके अलावा पद्मिनी चरित्र चौपाई है। पद्मिनी चरित्र चौपाई जो है वो कहीं ना कहीं उपाध्यक्ष लग्योदय जो है वो पद्मिनी चरित्र चौपाई लिखता है। डोला मारू और माधुगानल की चौपाई जो है वो कवि कुशल लाभ लिखता है। और पद्मिनी चौपाई और यम कुमार की चौपाई जो है हेमरतन लिखता है। और ये ध्यान रखना कि अमीर चौपाई जो है वो विजय मंडन विजयसा लिखता है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। तो आज अपने पढ़ लिया, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर को पढ़ा है। देखो तो इसमें लगभग आपने काफ़ी सारे पढ़ लिए वर्गीकरण में। तो एक तो आपने साहित्य का वर्गीकरण देख लिया 4 भागों में, एक आपने देख लिया देखो कि राजस्थानी साहित्य की विशिष्ट शैलियाँ जो है उनको आपने पढ़ लिया। तो एक तो देखो आपने पृथ्वीराज रासो पढ़ लिया तो एक, और इसके अलावा देखो आपने ये पढ़ ली बात 2, बात के अलावा ख्यात 3, प्रकाश 4, वचनिका 5, 5 के अलावा वंशावली 6, दवादेत 7, मरसिया 8, विगत 9, बेली 10, झूलना 11 और सिलोका 12 और रूपक 13, जमाल 14, पर्ची 15, दोहा 16 और ये चौपाई 17। तो कम से कम आपने 17 पढ़ लिए भाई, ये ध्यान रखना। तो इनको रट लेना, क्लास को अधिक शेयर करना, इसको बार बार देखना सुनना ताकि ये रिवाइज हो। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।